हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर डिविडेंड पॉलिसी का रिवीजन। इस चैप्टर में जो भी थ्योरी के पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे और इसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर डिविडेंड पॉलिसी का रिवीजन। डिविडेंड पॉलिसी में हमें डिसाइड करना होता है कि कंपनी का ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए। एक कंपनी को डिविडेंड पे करना चाहिए या कंपनी को डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए, और अगर पे करना चाहिए तो कितना डिविडेंड पे करना चाहिए। इसके लिए टोटल दो अप्रोच दे रखी है, एक है रिलेवेंसी अप्रोच और एक है इररिलेवेंसी अप्रोच। रिलेवेंसी अप्रोच में दो मॉडल दे रखे हैं, वॉल्टर और गॉर्डन। इररिलेवेंसी अप्रोच में हमें एक मॉडल दे रखा है, वो है एमएम मॉडल। रिलेवेंसी अप्रोच का ये मानना है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो से कंपनी की मार्केट प्राइस पर शेयर पर इफेक्ट होता है। इररिलेवेंसी अप्रोच के मानना है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो से कंपनी की ओवरऑल मार्केट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमें सबसे पहले वॉल्टर को समझना है, उसके बाद गॉर्डन मॉडल को समझना है और उसके बाद एमएम मॉडल को समझना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वॉल्टर मॉडल। इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो वॉल्टर मॉडल ही है, तो आप इस वॉल्टर मॉडल को बहुत ध्यान से समझना। वॉल्टर रिलेवेंसी अप्रोच में आता है। वॉल्टर मॉडल का ये मानना था कि कंपनी का ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसमें से एक फैक्टर होता है आर और दूसरा फैक्टर होता है के ई। एज पर वॉल्टर, इफ आर इज, आर का मतलब क्या? आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनी क्या रेट से प्रॉफिट अर्न करती है, उसको हम कहते हैं आर। और के का मतलब है कैपिटलाइजेशन रेट, या फिर इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एज पर वॉल्टर, इफ आर इज मोर देन के, अगर कंपनी की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है 0, मतलब कंपनी को डिविडेंड नहीं पे करना चाहिए। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है? 0। इफ आर इज लेस देन के, अगर कंपनी की रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है तो कंपनी को जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है वो पूरा का पूरा डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। इट मीन्स ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। इफ आर इज इक्वल टू के ई, तो कंपनी डिविडेंड पे करे चाहे नहीं करे और चाहे कितना भी पे करे, मार्केट प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। राइट। वॉल्टर ने कहा कि अगर कंपनी की रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है और कंपनी जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 रखेगी तो कंपनी की मार्केट प्राइस मैक्सिमम होगी। अगर आर के से कम है और कंपनी डिविडेंड पे आउट रेशियो को 100% कर देती है तो कंपनी की मार्केट प्राइस मैक्सिमम होगी। और अगर आर और के दोनों इक्वल है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना भी हो, मार्केट प्राइस पर शेयर सेम रहेगी। राइट। वॉल्टर ने मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया। पी का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल्स टू डी प्लस आर डिवाइडेड बाय के ई, ब्रैकेट में ई माइनस डी, और इस पूरे में डिवाइड होता है के ई का। इसमें डी का मतलब है डिविडेंड पर शेयर, आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, के का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर। करेक्ट। तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा होता है वॉल्टर का, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक तो हमें मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करना होता है, और क्वेश्चन में ये भी दे रखा हो सकता है कि आप बताओ कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए।
और उसके हिसाब से मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अभी कंपनी की जो प्रेजेंट डिविडेंड पे आउट पॉलिसी है, आपको उसके हिसाब से मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करना होता है। फिर ऑप्टिमम पे आउट रेशियो के हिसाब से मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अब इसमें पी का मतलब तो है मार्केट प्राइस पर शेयर, डी का मतलब डिविडेंड पर शेयर, ई का मतलब अर्निंग पर शेयर। ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम वन बाय वन एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले तो डी, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर हो सकता है क्वेश्चन में आपको टोटल डिविडेंड दे रखा हो। यहाँ डिविडेंड का मतलब है इक्विटी शेयर का डिविडेंड। टोटल डिविडेंड दे रखा हो आग, और आप उसमें अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिविडेंड पर शेयर। या हो सकता है आपको अर्निंग पर शेयर दे रखा हो, अगर अर्निंग पर शेयर को डिविडेंड पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इज डिविडेंड पर शेयर। इस तरह से डिविडेंड पर शेयर को कैलकुलेट किया जा सकता है। अर्निंग पर शेयर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा होगा, और या फिर आपको हो सकता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी हो। इक्विटी शेयर होल्डर, अगर उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट इज अर्निंग पर शेयर। यह अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब होता है जो नेट प्रॉफिट है उसमें से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक। आफ्टर दैट के ई या तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, या फिर इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है 1 डिवाइडेड बाय पी ई रेशियो, और के ई परसेंटेज में होती है तो मल्टीप्लाई बाय 100। आप ऐसे भी के ई की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आर, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में हो सकता है दे रखी हो, या फिर आपको कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। अगर इसको कैलकुलेट करना है तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। आर का मतलब है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो अपने फंड पर कितना परसेंटेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड आर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक, अदरवाइज इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब ही इक्विटी शेयर होल्डर फंड होगा, ठीक है। तो डी की कैलकुलेशन, ई की कैलकुलेशन, के ई की कैलकुलेशन और आर की कैलकुलेशन, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आप मार्केट प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हो। एज पर प्रेजेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करना होगा। फिर अगर क्वेश्चन कहे कि ये जो हम प्रेजेंट में डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रहे हैं, इज इट ऑप्टिमम और नॉट। अगर ये ऑप्टिमम नहीं है तो आप ऑप्टिमम बताओ और उसके हिसाब से मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करो। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो अभी प्रेजेंट डिविडेंड पे आउट पॉलिसी है वो ऑप्टिमम है या नहीं। अगर ऑप्टिमम नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्रेजेंट जो डिविडेंड पे आउट पॉलिसी है वो ऑप्टिमम नहीं है। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो ये होना चाहिए और उसके हिसाब से ये मार्केट प्राइस होती है, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको वॉल्टर मॉडल के हिसाब से करनी पड़ सकती है। वॉल्टर मॉडल ही इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। सेकंड मॉडल पे आते हैं और वो है गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल, गॉर्डन मॉडल भी रिलेवेंसी अप्रोच में आता है। गॉर्डन मॉडल में भी ऐसा ही है कि अगर आर के से ज़्यादा है तो डिविडेंड कम से कम होना चाहिए। ये थोड़ा सा डिफरेंस है।
यहाँ पर था वॉल्टर मॉडल में कि अगर आर के से ज़्यादा है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमम होता है 0। मगर गॉर्डन ने कहा डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा। अगर आर के से ज़्यादा है तो आपको डिविडेंड तो देना ही है, बट कम से कम डिविडेंड, मतलब जितना कम डिविडेंड दोगे उतनी ज़्यादा मार्केट प्राइस आएगी, बट इट शुड नॉट बी 0। अगर आर के से कम है तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इज़ 100%। और अगर आर और के दोनों इक्वल है तो आप कितना भी डिविडेंड पे करो चाहे मत करो, मार्केट प्राइस सेम रहेगी। गॉर्डन ने मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला बताया वो था E1 - B डिवाइडेड बाय KE माइनस BR। इसमें E का मतलब अर्निंग पर शेयर, जिसको हम वॉल्टर में समझ चुके हैं। B का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो का मतलब होता है कि हमने प्रॉफिट में से कितना परसेंटेज प्रॉफिट रिटेन किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो अर्निंग पर शेयर है, मान लो वो 10 रुपीज़ है। आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो मान लेते हैं 70% है, मतलब आप अर्निंग में से 70% डिविडेंड पे कर रहे हो, तो जो रिटेंशन रेशियो हो गया वो हो गया 30%। रिटेंशन रेशियो को या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? 1 में से डिविडेंड पे आउट रेशियो को माइनस करके। डिविडेंड पे आउट रेशियो 70% है, मतलब 0.7, तो 1 में से 0.7 माइनस करोगे तो रिजल्ट आएगा 0.3, विच इज़ रिटेंशन रेशियो। तो बी का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो। अच्छा, के का मतलब वैसे ही ये ई हो गया। बी का मतलब रिटेंशन रेशियो, के का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बी और आर आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न। जब हम रेट ऑफ रिटर्न और रिटेंशन रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है ग्रोथ रेट। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ग्रोथ रेट दे रखी हो तो हम सीधा बी और आर को मल्टीप्लाई करने की जगह सीधा ग्रोथ रेट यहाँ पर लिख देंगे। बट अगर ग्रोथ रेट डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दे रखी हो तो बी और आर को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगी ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये है गॉर्डन मॉडल। एग्जाम में इसके क्वेश्चन आने के बहुत बहुत कम चांसेज है। ठीक, तीसरा मॉडल है MM मॉडल। MM मॉडल इररिलेवेंसी अप्रोच में आता है। MM मॉडल के हिसाब से एक कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना भी हो, चाहे 0 हो, चाहे 100% हो, चाहे 50% हो, चाहे 80% हो, अल्टीमेटली कंपनी की मार्केट वैल्यू पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें आपको MM मॉडल में क्या क्या कैलकुलेट करना होता है? इसमें आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना होता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, जिसको हम कहते हैं P1। P1 का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर का फॉर्मूला होता है P01 प्लस KE माइनस D1। इसमें P1 का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। के का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। D1 का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। इट इज़ P1। आपको P1 कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसमें एक कैलकुलेशन होती है जिसको कहते हैं एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करना। एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स को कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग कैसे कैलकुलेट करोगे? जो प्रॉफिट है उसमें से आपने कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिमेनिंग बचा रिटेन अर्निंग। तो इन्वेस्टमेंट माइनस रिटेन अर्निंग करने से आपको क्या मिलेगा? कैपिटल रिक्वायर्ड। आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब आप कैलकुलेट करोगे एडिशनल नंबर ऑफ शेयर, जिसको कहते हैं डेल्टा एन।
एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, डेल्टा का मतलब है चेंज। तो कितने और एडिशनल शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे, तो जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ये आपने जो कैलकुलेट किया वो यहाँ लिखोगे डिवाइडेड बाय P1, एक शेयर की क्या प्राइस है, उससे आपको मिलेगा एडिशनल नंबर ऑफ शेयर। आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट करंट मार्केट वैल्यू। करंट मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है NP0, इट इज करंट मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू P1 N प्लस डेल्टा N प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। NP0 का मतलब होता है करंट मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू। P1 का मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। ई का मतलब होता है टोटल अर्निंग, यहाँ ई का मतलब अर्निंग पर शेयर नहीं है, यहाँ ई का मतलब है टोटल अर्निंग ऑफ द ईयर। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और के का मतलब वैसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी। MM मॉडल में आपको जो सिचुएशन दे रखी होगी उसमें डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं। दोनों सिचुएशन में आपको ये 3 स्टेप लेने हैं। सबसे पहले तो आपको मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करनी है, फिर एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं, और फिर करंट मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऐसा आपको डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तभी भी करना है, और डिविडेंड डिक्लेयर अगर नहीं करें तभी भी करना है। दोनों सिचुएशन में ये जो करंट मार्केट वैल्यू आप जब लास्ट में कैलकुलेट करोगे तो वो इक्वल आएगी। तो MM का ये मानना था कि आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो चाहे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हो, मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर दोनों सिचुएशन में सेम रहती है। तो इसीलिए MM का ये मानना था कि डिविडेंड देने या नहीं देने से कंपनी की ओवरऑल मार्केट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको 3 स्टेप लेने हैं दोनों सिचुएशन में। डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो अभी ये 3 स्टेप लेने हैं, और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं तो अभी ये 3 स्टेप लेने हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको P1 कैलकुलेट करना है, फिर एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है, और करंट मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये 3 मॉडल है, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल और MM मॉडल। गॉर्डन और MM दोनों बहुत कम इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वॉल्टर मॉडल, ठीक है। तो ये तो था इसका प्रैक्टिकल पोर्शन। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में जो थ्योरी दे रखी है। इस चैप्टर में जो थ्योरी दे रखी है, सबसे पहला पॉइंट दे रखा है फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। इसको ये भी कह सकते हैं टाइप ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 तरीके से, एक होता है कैश डिविडेंड और एक होता है स्टॉक डिविडेंड। कैश डिविडेंड का मतलब होता है जब डिविडेंड कैश में पे करते हैं, और स्टॉक डिविडेंड का मतलब है जब डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स पे करते हैं। जब हम शेयर्स में डिविडेंड देते हैं, बेसिकली उसको बोनस शेयर कहते हैं। बोनस शेयर इज ए डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड। तो कैश डिविडेंड पेड इन कैश, स्टॉक डिविडेंड मतलब जब फ्री में शेयर देते हैं ना, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इन ल्यू ऑफ कैश डिविडेंड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। इसके क्या क्या बेनिफिट है, मतलब स्टॉक डिविडेंड बोनस शेयर के क्या क्या बेनिफिट है। नो टैक्स टू शेयर होल्डर, अगर डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल होती है तो कैश डिविडेंड तो टैक्सेबल इनकम में अगर डिविडेंड टैक्सेबल होता है तो, बट बोनस शेयर टैक्सेबल नहीं होते। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये। नो कैश रिक्वायर्ड, कंपनी ने डिविडेंड पे किया इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक मतलब शेयर्स, तो उसको कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैश कैन बी यूज फॉर इन्वेस्टमेंट, जब डिविडेंड कैश में नहीं दे रहे हैं तो कैश हम इन्वेस्टमेंट में काम में ले सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या, नो इंक्रीज ऑफ वेल्थ टू शेयर होल्डर, जब एक कंपनी बोनस शेयर देती है तो कंपनी की मार्केट प्राइस पर शेयर डिक्रीज हो जाती है, तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर की वेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कॉस्टली फॉर कंपनी, बोनस शेयर इशू करने में कुछ एक्सपेंडिचर भी लगते हैं, तो बोनस शेयर देना मतलब कंपनी के लिए ये थोड़ा सा कॉस्टली ऑप्शन है।
स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमारा शेयर 10 रुपये की फेस वैल्यू का है, हमने उसको 2-2 रुपये में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक शेयर को 5 शेयर में कन्वर्ट कर दिया, इसको स्प्लिट करना कहते हैं। मीनिंग स्टॉक स्प्लिट मीन्स स्प्लिटिंग वन शेयर इनटू मैनी। एडवांटेज, इसका फायदा क्या, मार्केट मेक्स द शेयर अफोर्डेबल टू स्मॉल इन्वेस्टर। मान लो हमारे शेयर की मार्केट वैल्यू 500 रुपये, हमने एक शेयर को 5 शेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो अब एक शेयर की मार्केट वैल्यू क्या हो गई, 100 रुपये। तो स्मॉल इन्वेस्टर भी हमारे शेयर को परचेज कर सकता है। पोटेंशियल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, जब बहुत सारे इन्वेस्टर हमारे शेयर को खरीद सकते हैं तो हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या, एक्सपेंसेस इन स्टॉक स्प्लिट, जब हम स्टॉक को स्प्लिट करते हैं तो उसमें एक्सपेंडिचर लगता है। स्पेकुलेशन इंक्रीज, जब ज़्यादा इन्वेस्टर हमारे शेयर को खरीदेंगे बेचेंगे तो स्पेकुलेशन इंक्रीज होगा। ठीक, तो ये कुछ बेनिफिट भी है स्प्लिट करने के, कुछ नुकसान भी है। नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड को डिसाइड करते समय कौन कौन से फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं, बेसिकली पॉइंट ये है, और ये थ्योरी का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, अगर डिविडेंड आपको कैश में देना है तो इसके लिए आपके पास कैश भी तो होनी चाहिए, तो आपके पास कितना फंड अवेलेबल है, उसके बेस पर आपको डिविडेंड का डिसीजन लेना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हर सोर्स की कॉस्ट क्या है, डिविडेंड कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं शेयर होल्डर, उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। स्टॉक प्राइस, डिविडेंड से मार्केट प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिविडेंड ज़्यादा देने से मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, डिविडेंड कम देने से मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि डिविडेंड से हमारी मार्केट प्राइस पर शेयर पर कितना इफेक्ट पड़ता है। कैपिटल स्ट्रक्चर, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें डेप्ट ज़्यादा है, इक्विटी ज़्यादा है, उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन हैंड, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को रिटेन करें और कम से कम डिविडेंड पे करें। बट मान लो हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर हम हमारे फंड को डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हमारी जो ROI है वो क्या है, अगर हमारी ROI ज़्यादा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को रिटेन करेंगे, बट अगर हमारे बिजनेस में ROI बहुत कम है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्री, और भी जो दूसरी कंपनी है वो डिविडेंड पे करती है नहीं करती है, कितना पे करती है, हमें उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, वो क्या चाहते हैं, वो डिविडेंड कैश में चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम प्रॉफिट को रिटेन करें, वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं, हमें उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। लीगल कंस्टेंट, अगर कोई लीगल कंस्टेंट है, लॉ में कोई प्रोविज़न है कि आप इतना डिविडेंड दे सकते हो, इतना मिनिमम डिविडेंड, इतना मैक्सिमम डिविडेंड, तो लॉ के प्रोविज़न्स को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। टैक्सेशन, डिविडेंड देने से टैक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कुछ कंपनी में डिविडेंड टैक्स भी लगता है, तो कितना टैक्स लगता है, तो हमें टैक्स को भी डिविडेंड देते समय कंसीडर करना पड़ेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम कंसीडर करते हैं जब हम डिविडेंड पे आउट रेशियो को डिसाइड करते हैं। MM हाइपोथेसिस हमने पढ़ा है, उसकी मीनिंग, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन सेम वेदर डिविडेंड इज पेड और नॉट, इट इज इररिलेवेंसी अप्रोच। इसमें कुछ एजम्पशन है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट, मतलब शेयर होल्डर को मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। शेयर होल्डर कैसे अर्न करता है, शेयर होल्डर 2 तरीके से अर्न करता है, डिविडेंड की इनकम और एक शेयर की जब प्राइस बढ़ती है। तो इनकम टैक्स के हिसाब से दोनों एक ही तरह की इनकम है। डिविडेंड की इनकम पर जितना टैक्स लगता है उतना ही टैक्स शेयर की वैल्यू बढ़ने पर भी लगेगा, ऐसा MM हाइपोथेसिस ने एज्यूम किया है। मतलब उसके लिए डिविडेंड की इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों के दोनों सेम सिचुएशन है। फाइनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू इक्विटी ओनली,
MM हाइपोथेसिस ये मानता है कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा केवल इक्विटी शेयर से आएगा, देयर इज नो डेब्ट ऑप्शन, नो फ्लोटेशन कॉस्ट। जब हम इक्विटी शेयर को इशू करेंगे तो फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगती है, मतलब अगर हमें 5 लाख की रिक्वायरमेंट है तो 5 लाख के शेयर इशू करने पड़ेंगे, उसमें कोई एक्सपेंडिचर नहीं लगेगा। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये कुछ एजम्पशन एमएम ने एज्यूम की थी। एडवांटेज, लॉजिकली कंसिस्टेंट, सेटिस्फैक्टरी फ्रेमवर्क विद आर्बिट्रेज प्रोसेस। लिमिटेशन है इनवैलिड एजम्पशन। ये जो एजम्पशन ज़्यादातर ये जो भी अप्रोचेज और जो भी हाइपोथेसिस ये सब दे रखा होता है, इसमें मोस्टली लिमिटेशन ये होता है कि जो इन्होंने एजम्पशन मानी थी वही सही नहीं है। नॉट वैलिड अंडर अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि अगर आप इतना इनकम इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इतनी इनकम हो जाएगी। तो MM हाइपोथेसिस ने माना था कि देयर इज नो अनसर्टेनिटी, देयर इज सर्टेनिटी अबाउट इनकम, कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतनी इनकम होगी, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। वॉल्टर मॉडल जो मैंने आपको बताया था, डिविडेंड बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इफ रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0। इफ रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये हम सब पढ़ चुके हैं। एजम्पशन, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस थ्रू रिटेन अर्निंग, R&K रिमेन कांस्टेंट, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन, ज़्यादातर की एक ही एजम्पशन है। नो फ्लोटेशन कॉस्ट, परपेचुअल लाइफ ऑफर, मतलब कंपनी चलती रहेगी। एडवांटेज सिंपल है, इनवाइस डिफरेंट मार्केट प्राइस ऑन डिफरेंट पे आउट रेशियो। लिमिटेशन, नॉट कंसिडर ऑल फैक्टर्स, केवल R और K ही कोई कंसिडर करता है, बाकी के फैक्टर को कंसिडर नहीं करता। डिफिकल्ट टू कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन रेट, उसने तो माना कि इतनी K होती है, बट K कैसे कैलकुलेट करेंगे ये वॉल्टर मॉडल ने नहीं बताया। इग्नोर लीगल कंस्टेंट, इग्नोर मैनेजमेंट पॉलिसी। देन गॉर्डन मॉडल, dividend based on rate of return and cost of equity. If rate of return is higher than cost of equity, dividend payout ratio should be low. If rate of return is less than cost of equity, dividend payout ratio should be 100%. It is relevancy approach. Assumption, no debt, R&K remain constant, retention ratio remain constant, growth rate is constant, KE always higher than growth rate, investment finance to retain earning only. Advantage simple, invoice different market price on different payout ratio, difficult to calculate capitalization rate, growth rate etc. तो गॉर्डन मॉडल का जनरली थ्योरी में क्वेश्चन जनरली नहीं आता, या ये जो हमने पढ़ा है वॉल्टर मॉडल, या जो हमने ये पढ़ा है MM हाइपोथेसिस, इसका मोस्टली थ्योरी में क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। थ्योरी का जो क्वेश्चन बनता है वो जो हमने पहले पॉइंट पढ़े थे, डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड डिसीजन, या फिर स्टॉक स्प्लिट का वाला पॉइंट जो पढ़ा, या फिर फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, जनरली इनका पॉइंट जो है वो थियरी में बनता है। इनके जो वॉल्टर, गॉर्डन और MM है, मोस्टली इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया हुआ है वॉल्टर मॉडल के फॉर्मूले, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, ये सब हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। गॉर्डन मॉडल और MM मॉडल ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आप उसकी लिस्ट नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्लास असाइनमेंट के, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10। ये 4 क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो इसमें इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द पॉइंट कवर हो जाते हैं, 3rd, 4th, 8th और 10th। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।